हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग बेस्ट है और मेहनत और लगन से पढ़ रहे हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल ऑर्डर। ओके, बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्डर होता है, इंटरनेशनल रूल से बना गया है। इंटरनेशनल रूल्स बने गए हैं यूएन चार्टर ऑफ 1945, तब बने गए थे 1945 में। पूरे नेशंस यूनाइट हुए थे, दैट्स वाई हम यूनाइटेड नेशंस बोलते हैं। और चार्टर का मतलब है सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, इसी का मतलब होता है। तो ये जो इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर इंटरनेशनल रूल्स पे बना है, और कब बना है? यूनाइटेड नेशन चार्टर की वजह से बना है। बेसिकली ये इसका एम क्या था? Obviously, the aim is very simple to make sure that the world is peaceful. ओके, वर्ल्ड पीस और पूरे कंट्रीज इंटरनेशनल ऑर्डर से चलेंगे। मतलब है कि कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी होगी, कंट्रीज़ में ह्यूमन राइट्स ओके दिए जाएंगे, कंट्रीज़ में फंडामेंटल राइट्स होंगे, हर कंट्री की उनकी सोवरेनिटी होगी, इंटरनल एक्सटर्नल मैटर्स वो खुद से गवर्न करेंगे, इन्वेजन नहीं होगा, इम्पीरियलिज्म नहीं होगा, एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ। यहाँ तक ये आया था, ठीक है। तो अभी हम हाल में क्या देख रहे हैं? हमेशा मुझे ये समझ में आ रहा है आजकल, ओके, मुझे ये लिटरली समझ में ये आ रहा है कि जो यूएस की जो हेजीमोनी है, यूएस की हेजीमोनी कहाँ पे होती है? हेजीमोनी का मतलब है कि अपने पावर को फ्लेक्स करना। अब यूएस टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, मिलिट्री वाइज स्ट्रांग है, डिफेंस वाइज स्ट्रांग है, ठीक है। और इनके पास जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यू बी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, ये सब में भी इनका बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये पूरे इंपॉर्टेंट एरियाज़ के चलते वो अपनी हेजीमोनी क्या करते हैं? फ्लेक्स करते हैं। मतलब ज़बरदस्ती एक तरह का कोर्स करते हैं कंट्रीज़ को कि वो फॉल करें उनकी लाइन में। मतलब वो एक कुछ डिक्टेट्स बनाएंगे, वो डिक्टेट्स को पूरे कंट्रीज़ फॉलो करेंगे। दैट इज़ ओनली कॉल्ड एज हेजीमोनी हियर। तो आज के आर्टिकल में एक नया सा टर्मिनोलॉजी दिया गया है जिसे हम बोलेंगे नेक्ड नेक्ड इम्पीरियलिज्म कहा गया है। ओके, सो एक ज़माने में जब हम ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए थे तो वो कौन सा इम्पीरियलिज्म था? वो डिस्गाइज इम्पीरियलिज्म था, ठीक है। मतलब क्या है डिस्गाइज इम्पीरियलिज्म के मतलब? डिस्गाइज इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या था? ट्रेडिंग करने आए बोल के बोले, उसके बाद में स्लोली स्लोली हमारा पूरा इंडिया को क्या करे? एनेक्स कर लिए। ओके, ये है डिस्गाइज इम्पीरियलिज्म। और हमारी कंट्री को कॉलोनी बना के हर रॉ मटेरियल और वो कंट्री अपने ओके ऑन द एक्सपेंस ऑफ इंडिया वो कंट्री खुद डेवलप होगी। वो डिस्गाइज इम्पीरियलिज्म हुआ था। उसके बाद में जो मॉडर्न टाइम्स में देखा गया था आफ्टर दी, ये जो पूरे कंट्रीज आज़ाद हुए थे, इंडिया भी आज़ाद हुआ था, डिस्गाइज इम्पीरियलिज्म का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कमर्शियल इम्पीरियलिज्म। ओके, मतलब डिस्गाइज इम्पीरियलिज्म में पहले वो यहाँ पे इंडिया में आके इंडिया को एनेक्स करके रूल करते थे। अब कमर्शियल इम्पीरियलिज्म इस तरीके से हो रहा है कि वो इंडिया में आएंगे, पैसा डालेंगे और बोलेंगे कि दे वांट दिस रूल्स, दे वांट दिस डट रूल्स। उनको ये एग्जिम्पशंस चाहिए, उनको एफडीआई लिमिट्स इतने चाहिए, उनको ओके टैक्स एग्जिम्पशंस देना है, फॉरेन को उतने जॉब्स को क्रिएट करेंगे तो हमारे रूल्स रेगुलेशंस इस तरीके से होंगे, एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ। मीन्स यहाँ पे भी हमारी कंट्री को कंट्रोल करते हैं, इसी तरीके से अदर कंट्रीज़ को भी कंट्रोल करते हैं। और इसे बोलेंगे व्हाट? कमर्शियल इम्पीरियलिज्म। जिस तरीके से वो लाइक एप्पल रहो, फेसबुक रहो, ट्विटर रहो, ओके, दे विल जनरली डोंट फॉलो एनी ऑफ द इंडियन लॉज एंड दे जनरली फॉलो देयर ओन लॉज एंड से दैट अगर आप नहीं देंगे हमें अपॉर्चुनिटी, हम यहाँ से चले जाएंगे। ओके, वो हो गया कमर्शियल इंपीरियलिज्म। और हमारी कंट्री हमेशा बजट डेफिसिट होने की वजह से ऑब्वियसली वी रिक्वायर देम टू इन्वेस्ट इन अवर कंट्री टू क्रिएट जॉब्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है, राइट। तो एक हो गया था डिस्गाइज इंपीरियलिज्म जो अभी मैं बताया था, ओके, जो कि कॉलोनियल पीरियड में अपने फ्रीडम स्ट्रगल के पीरियड में था। सो उसके बाद में कमर्शियल इंपीरियलिज्म चल रहा है। हमेशा याद रखिए, इंपीरियलिज्म का मतलब होता है कि वही हेजीमोनी, जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कराना, एक ऐसी सुपर पावर होती है जो पॉलिटिकली स्ट्रांग होती है, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होती है, टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग होती है, डिफेंस और मिलिट्री रिलेटेड भी स्ट्रांग होती है। ओके, और उसका एम एक ही होता है कि उसकी कंट्री को डेवलप करें। अब ऑन द एक्सपेंस ऑफ व्हाट? अदर कंट्रीज, ऑन द एक्सपेंस ऑफ व्हाट? अदर कंट्री। दूसरे कंट्री के रिसोर्सेज पूरे एक्सप्लॉइट करें और अपनी कंट्री को भेजें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना एरिया कब्जा करें और वहाँ के लोगों को चीप लेबर करा के अपनी कंट्री का फ़ायदा देखें। ओके, दिस इज़ कॉल्ड एज व्हाट? इम्पीरियलिज्म। तो डिस्गाइज इम्पीरियलिज्म, हम इम्पीरियलिज्म का मतलब समझ गए हैं। तो पहले हम समझे हैं अभी तक, ओके,
राइट, टिल नाउ वी अंडरस्टूड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेजीमोनी। उसके बाद में हम देखे हैं इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या है, डिस्गाइज इम्पीरियलिज्म देखे हैं, कमर्शियल इम्पीरियलिज्म देखे हैं। आज की तारीख में चल रहा है इनेक्ड इम्पीरियलिज्म। इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्टली दिन दहाड़े हमारी आंखों के सामने कंट्रीज़ को उठाकर लेके जा रहे हैं, कंट्रीज़ को कोलैप्स कर रहे हैं और कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट्स को उठा ले रहे हैं और पूरी दुनिया देखते ही देखते जा रही है। तो अगर इस तरीके से होगा तो फिर आगे जाके रशिया यूक्रेन एनेक्स कर ही लेगा, चाइना ताइवान एनेक्स कर ही लेगा और ये दो बोलेंगी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। जिस तरीके से यूएस ने वेनेजुला को रिसेंटली एनेक्स, मदुरो को एनेक्स कर लिया है, निकोलस मदुरो प्रेसिडेंट को, और वेनेजुला को हम चलाएंगे। तो जैसे जिस तरह के यूएस ने एनेक्स किया है वेनेजुला को इन द नेम ऑफ व्हाट, नेशनल सिक्योरिटी, इन द नेम ऑफ व्हाट, ड्रग कार्टल्स एक्सेट्रा, सो एंड सो फोर्थ, ये भी कुछ ना कुछ रीज़न दे के एनेक्स कर लेंगे। मतलब क्या है, हमारी आंखों के सामने ये सब हो रहा है और हम देखते रह रहे हैं। तो यूनाइटेड नेशंस का जो इंटरनेशनल ऑर्डर बनाने का ख्वाब था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल रूल्स, उस वजह से यूनाइटेड नेशन का चार्टर आया था, ये पूरा अभी के टाइम पे कंप्लीटली कोलैप्स हो चुका है। इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं रहा है हमारी कंट्री में, हमारे वर्ल्ड में बेसिकली। और यूनाइटेड नेशंस का भी जो भी चल रहा है ना चार्टर, वो चार्टर भी अभी कंप्लीटली डिसफंक्शनल हो गया है। इवन गाज़ा की वार में भी कितने बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएस के वजह से वीटो हुआ है। मतलब ये खुद से ही प्रमोट कर रहे हैं कि दंगाई होना है, रायोट्स होना है, वॉर्स होना है, ठीक है। और वो ये बताना चाहते हैं कि हमारी हेजीमोनी बनाई रहे और कोई कंट्री उनको अपोज नहीं करें। दिस इज़ द मेन एजेंडा ऑफ व्हाट यूएस का अभी तक चल रहा है। अब की बार डोनाल्ड सिंह सरकार, अब की बार ट्रम्प सरकार, जो ख्वाब था वो ख्वाब चुकना चूर हो गया है। आप तो देख सकते हैं अभी जो हालात हैं हमारे। रिसेंटली मैं टीवी में देख रहा था कि डोनाल्ड ट्रम्प कह रहे हैं कि मोदी जी ने फ़ोन किया है, सर में आई प्लीज़ आई कैन आई सी यू एक्सेट्रा, सो एंड सो फोर्थ। थोड़ी बहुत लो डिग्निफाइड वे में डोनाल्ड ट्रम्प ट्रीट कर रहे हैं हमारी पूरी कंट्री को और अपने लीडर को भी। तो इस वजह से ये मतलब क्या हो गया है, हमारे ऊपर डिक्टेट्स लगाना कि रशियन से ऑयल मत लो। रशियन से ऑयल लेंगे तो हम अनहैप्पी हो जाएंगे, हम अनहैप्पी हो जाएंगे तो फिर आपके लिए ठीक नहीं होगा। मतलब कल को ये करेंगे कि इंडिया को इतना दबाव डालेंगे, इंडिया के ऊपर इतना प्रेशराइज करेंगे कि ऑब्वियसली वी विल लेफ्ट विथ व्हाट, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब शुरू हो गया, बहुत बड़े बड़े स्केल पे शुरू हो जाएगा, ठीक है। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे, हम ये देखेंगे यूनाइटेड नेशन के जो आर्टिकल्स है, वो आर्टिकल्स में ऐसे कौन से आर्टिकल्स है जो प्रोहिबिट करते हैं एक कंट्री को दूसरे कंट्री पे अटैक करने के लिए, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलो, सो यूनाइटेड नेशन चार्टर में आर्टिकल यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड 2(4) में है। ये जो आर्टिकल इम्प्लाई करता है कि प्रोहिबिट करता है कौन से भी स्टेट को फोर्स यूज़ नहीं करना है इन ऑल सिचुएशन। अगर एक सोवरेन स्टेट जैसे कि इंडिया होता है, बांग्लादेश होता है, पाकिस्तान होता है, ओके, फोर्स यूज़ नहीं करना है टू प्रोटेक्ट इट्स इंटीग्रिटी। स्टेट्स हैव सब्सटैंशियल डिस्क्रिशन होना है इन द मैनेजिंग ऑफ इंटरनल अफेयर्स। सो आर्टिकल 2(4) यही बोलता है कि कौन सा भी स्टेट कौन से भी कंट्री पे फोर्स यूज़ नहीं करना है, उनकी मर्ज़ी, वो इंडिया में रहो या बांग्लादेश में रहो या ब्राज़ील में रहो, जिस तरीके से वो अपनी गवर्नमेंट के हिसाब से, रूलिंग पार्टी के हिसाब से मेजॉरिटी लेकर आके जो भी पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं, तो हम उसमें दखल अंदाजी नहीं करना है। ओके, सो बेसिकली ये आर्टिकल यही कहता है कि इट इम्प्लाइज द प्रोहिबिशन अगेंस्ट द यूज़ ऑफ एनी फोर्स, okay, that does not cover all situation. A sovereign state likely can use force within its own territory. अगर आपको फोर्स यूज़ करना है आपकी कंट्री में कर लीजिए, बट दूसरे कंट्री में नहीं करना है। ये पहला आर्टिकल। ओके, बट यूनाइटेड नेशंस में ये भी बोला गया है चार्टर में कि हम फोर्स यूज़ कर सकते हैं सेल्फ डिफेंस के लिए। आर्टिकल 51 ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर का ये एक्नॉलेज करता है कि सेल्फ डिफेंस एक एक्सेप्शन होगा टू द प्रोहिबिशन अगेंस्ट यूज़ ऑफ फोर्स। ओके, पहली बात तो पूरे कंट्रीज़ को प्रोहिबिट किया है कि आप दूसरे कंट्रीज़ के चीज़ों में दखलंदाजी मत करिए, फोर्स यूज़ मत करिए, डिप्लोमेटिक वे में ही सॉल्व करिए। मगर बांग्लादेश और इंडिया में भी जो हो रहा है, फोर्स यूज़ मत करिए, डिप्लोमेटिक वे में सॉल्व करिए। दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड प्रोहिबिट कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हो डिप्लोमेसी से कर लीजिए।
बट 51 ये बोलता है, अगर यहाँ पे एक एक्सेप्शन देता है कि सेल्फ डिफेंस में कौन सी भी कंट्री दूसरे कंट्री के अगेंस्ट मिलिट्री फोर्स यूज़ कर सकती है। अब वही कह रहे हैं यूएसए वाले, अमेरिका डोनाल्ड ट्रम्प यही कह रहे हैं, मैं वेनेजुएला को इसलिए अटैक करना पड़ा क्योंकि वो बड़े बड़े ड्रग कार्टेल चला रहे हैं और मेरी कंट्री में टन्स ऑफ टन्स कोकेन भेज रहे हैं और मेरी यूथ ख़राब हो रही है, इस वजह से मैं सेल्फ डिफेंस में उनको मैं एनेक्स करना पड़ा। और ये भी आर्टिकल 107 ऑफ यूएन चार्टर प्रोवाइड करता है, यूएन मेंबर स्टेट में यूज़ फोर्स अगेंस्ट ए स्टेट दैट वाज एनिमी स्टेट ऑफ यूएन मेंबर ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो आर्टिकल 107 में ये भी लिखा हुआ है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो अपोजिट कंट्री से लाइक यूएस रशिया थे, ठीक है, उसके बाद में जर्मनी और यूएस थे, तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो जो भी एनिमी स्टेट्स है ना, अगर वो एनिमी स्टेट से इनका एग्रेशन हो जाता है, इनकी नहीं बनती है, तब वो यूज़ कर सकते हैं फोर्स। ये आर्टिकल भी इन्होंने डाला है अपने ही मतलब के लिए। और एक है कि कलेक्टिव फोर्स ऑथराइज बाई यूनाइटेड नेशन ने खुद भी ऑथराइज कर सकता है कि जाइए ये कंट्री में जाइए, इनकी गवर्नमेंट को निकालिए, ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं है, ये गवर्नमेंट ह्यूमन राइट्स नहीं दे रही है, वुमेन राइट्स के प्रोटेक्शन नहीं प्रोटेक्ट कर रही है, पॉवर्टी रिमूव करने के लिए काम नहीं कर रही है, ये गवर्नमेंट टेररिज्म प्रमोट कर रही है, एक्सेट्रा वगैरह कुछ भी बोलकर एक कलेक्टिव फोर्स को ऑथराइज भी कर सकती है यूनाइटेड नेशंस। तो ये किस पे लिखा हुआ है, आर्टिकल 24 और 25 ऑफ यूनाइटेड नेशंस में ये परमिट किया गया है, द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ओके, ये अथोराइज कर सकती है कि ये कलेक्टिव फोर्स बनाए, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ओके, श्रीलंका, ये पूरे मिलके म्यांमार के ऊपर चढ़ जाएं, एक्सेट्रा सो एंड सो फोर्थ। तो कलेक्टिव फोर्स अगेंस्ट द थ्रेट टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अब इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, नॉर्थ कोरिया ने बॉम्ब बना रखा है, ईरान ने बॉम्ब बना रखा है, तो वर्ल्ड पीस को यहाँ पे क्या होगा, इफेक्ट हुआ, इसलिए एक जॉइंट फोर्स बना के इन दोनों पे अटैक करके इनका काम रोकना। दिस इज ओनली कॉल्ड एज व्हाट, कलेक्टिव फोर्स विच इज अथोराइज बाई यूनाइटेड नेशंस। ऑलरेडी ये बहुत कम यूज़ किया जाता है, बट दे हैव यूज ड्यूरिंग द इराक इन्वेजन और कुवैत में ये यूज़ किए हैं, दिस काइंड ऑफ कलेक्टिव ऑथराइजेशन बाई यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। आपके अगर डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछिए। डू ज्वाइन माय PSIR टेस्ट सीरीज मेंटरशिप एंड क्लासेस, यू विल बी लविंग इट। ओके, बहुत बहुत कॉम्पिटिटिव एज रहेगा व्हेन यू बी ए पार्ट ऑफ माय मेंटरशिप क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग मी, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।